पाकिस्तान के आइनी बहरान आइन के बन जाने के बावजूद यानी 1973 से अब तक चले आ रहे हैं और कहीं कहीं तो एहसास होता है कि आइन खुद ही पाकिस्तान का एक बहरान है। या पाकिस्तान का बहरान क्या है? क्या वो आइनी है, जमहूरी है, गैर जमहूरी है? ये सोचें मेरे जहन में ख़ास तौर पर इस लम्हे गर्दिश कर रही हैं जब मैंने बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट देखी। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच ना बना तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी लग सकता है। अब बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के इस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उम्र में अगरचे छोटे हैं मगर बहरहाल एक बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं और उनका ये कहना सिर्फ उनका कहना नहीं है, उनकी जो पीडीएम सिटिंग सरकार है उसकी शायद ये सोच है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन करवाना चाहती है और इमरान खान जो कहते हैं कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे, क्या ये इतना ही आसान है? और क्या जमहूरियत पाकिस्तान में सिर्फ वोट डालने का नाम ही है? वैसे तो ये सवाल अब वर्ल्ड वाइड भी है। इन सब मौज़ूआत पे आज के थर्ड ओपिनियन के रूहे रवां बैरिस्टर हमीद बशानी साहब के साथ बातचीत होगी। सर खुश आमदेद। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। सर लार्जर बेंच बनता है या नहीं बनता? जो फैसला जजों ने लिख लिया है, 3 जजों ने, वो आ भी जाता है, क्या आता है क्या नहीं आता, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डैट, क्योंकि ये सब मेरे नज़दीक बशानी साहब छोटी छोटी बातें हैं। असल मसला ये है कि जो इमरान खान का दावा है कि जी इलेक्शन अगर हो गए तो पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात हैं इसमें अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या वाकई पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाते हैं? बातचीत यहाँ से मैं आपके साथ शुरू करना चाहता हूँ। देखें जी, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का सवाल है। पहली बात ये है कि ये जैसे आपने सम अप किया कि ये छोटी सी बात है कि इस वक्त बहुत ही छोटी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है और बिलावल भुट्टो की जो मार्शल लॉ की धमकी है वो क्या है। ये तो अब इतना क्लियर हो गया है, इवन जो मेंबर ऑफ पब्लिक है ना, जनरल पब्लिक, वो भी इस बात को जानता है कि ये जजेस जो हैं क्या डिसीजन कर रहे हैं, जो 3 रुकनी बेंच है, और वो डिसीजन किसके हक में जा रहा है। और इस डिसीजन को रोकने के लिए जो एक लार्जर बेंच की बात हो रही है, और लार्जर बेंच का मतलब ये है कि इसके उलट डिसीजन यानी इसके बरक्स हो, वो किन लोगों के मफाद में जाता है। तो इस पे किसी तरह की ये प्रिटेंड करना कि हम कोई इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन कर रहे हैं या कोई तजिया कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो है ना विजडम के लिए बड़ी इंसल्टिंग किस्म की बात हो जाती है, क्योंकि ये बहुत क्लियर है और ये सियासतदानों का तो बहुत सारों का तो काम ही इसी पे चलता है कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जो है वो यहाँ पे आके रुक जाती है। वो जो विजडम ऑफ सर्कल है ना वो आके यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आदमी क्या बात करे भाई। चीफ जस्टिस एक चीज़ पे इंसिस्ट कर रहा है तो उसकी रीजंस हैं और वो डिसीजन लिख चुका है अब इस वक्त। तो अब इसमें मार्शल लॉ की धमकी या किसी और तरीके से उनको इस तरीके से रोक के तो फिर लार्जर बेंच बनाना, और लार्जर बेंच ज़ाहिर है जो डिसीजन करेगा वो ज़ाहिर है डिफरेंट होगा, चूँकि जजेस के तासरात आपने देख लिए। तो ये बॉटम लाइन क्या है कि लड़ाई इस बात पे हो रही है कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं। और ये जो आपने बड़ा सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन मसाइल का हल हो सकता है या नहीं, इस पे भी बात होनी चाहिए असल में। और इसका जो है आपको एक चीज़ बड़ी अजीब व गरीब महसूस होगी कि इस वक्त जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले लोगों में टॉप ऑफ दी जो लिस्ट हैं साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब और जिनके बारे में आम तासर ये है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो वो सक्सेसफुली इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगे और बड़ी भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे, और उनको भी इस चीज़ का यकीन है। तो इसका दूसरा मतलब है कि अगर इलेक्शन हुए तो हुकूमत में तब्दीली के बहुत वाज़े चांसेस हैं। चले 100% ना सही लेकिन 80% चांसेस हैं। तो क्या इमरान खान जो है वो पाकिस्तान इस वक्त जिस सिचुएशन में है उनके पास इसका कोई हल है? तो इसका जवाब जो है अगर आप थोड़ा सा 2-3 तरीकों से दे सकते हैं। एक तो ये है कि आप अभी ये कोई बहुत माजी बैद की या लंबी बात नहीं है
ये सिर्फ जो है वो 1 साल पहले की बात है, जब जो है वो इमरान खान साहब जो है वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे। और ना सिर्फ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, बल्कि वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ऑन द रैकेट आके ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और हम लोग जो है एक पेज पे हैं। और उन्होंने साथ में इस सेंटेंस का भी इजाफा किया कि ऐसा तारीख में पहली बार हुआ है, एंड दैट वाज ट्रू, कि ऐसा तारीख में पहली बार हुआ इन इस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन तारीख में एस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह के बेशुमार प्राइम मिनिस्टर जो है वो सामने लाए और फिर उनको हटाया, जिसमें कि एक 5 साल के अरसे में 7 प्राइम मिनिस्टर जो है आए और गए हैं। इसलिए इस बात को भी ज़रा इस तरीके से देखना चाहिए कि क्या ये एक पेज वाली बात है, या प्राइम मिनिस्टर उठ के उस पेज पे चला गया जिस पेज पे हुए बगैर आप जो है वो ना प्राइम मिनिस्टर बन सकते और ना बरकरार रह सकते हैं। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि जब आप जो है एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी लेके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी हैं, आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट भी है, आपके साथ मुल्क की जो मुक़तदर और इन्फ्लुएंशियल कुव्वतें हैं वो भी एक पेज पे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने डिलीवर क्या किया। अगर मैं स्टैट्स में जाऊं तो ये कहूं कि जी इन्होंने जो है 3 साल में जो कर्जा लिया वो पाकिस्तान की तारीख में जो कर्जा लिया गया उससे भी ज़्यादा है। इन्होंने जो है वो मुल्क में जो स्टैट्स और इंडिकेटर्स बताते हैं कि मसलन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होने के बजाय बढ़ी, होमलेस पीपल जिनका जो है वो कोई घर नहीं है या किराया अफोर्ड नहीं करते उनकी तादाद में कमी हुई या इजाफा हुआ, बेरोज़गारी की जो शरह है उसमें किस सतह से जो है वो इजाफा हुआ। और सबसे बढ़ के ये कि मुल्क जो है वो बुनियादी तौर पे एक कलाश और एक बैंकरप्ट किस्म की कंट्री के तौर पे इंटरनेशनली मुतारफ हुआ कि भाई ये मुल्क या बैंकरप्ट हो रहा है या होने वाला है। और ये सब कुछ जो है, अब ये कोई कहे कि जी आपके इक़्तिदार से ख़त्म होने के कोई 9 महीने के अंदर हो गया, तो इसको तो कोई दुनिया का कोई लॉजिक माइंड जो है वो नहीं मानेगा। जाहिर है कि ये इसके पीछे कुछ सालें, कम अज़ कम 2 या 2 से ज़ायद सालें चाहिए होती हैं किसी भी मुल्क को घसीट के इस सतह पे ले जाने के लिए। तो ऑब्वियसली उन्होंने जितनी बातें की थी, पहली बात यह है कि वो जो पहले उन्होंने एक थ्रिल क्रिएट की अवाम के अंदर और जिसकी बुनियाद पे उन्होंने वोट लिए, वो बहुत ज़्यादा विशफुल किस्म की थिंकिंग थी। मसलन रियासत मदीना, अब ये है कि मुसलमानों के लिए ये बेशक बहुत मुकद्दस लफ्ज़ है, हम लोगों के लिए भी एक मुकद्दस लफ्ज़ है, लेकिन जब बात आती है प्रैग्माटिज्म की और हकीकत पसंदी की, और जब आप बैठ के रियासत मदीना को उसको जो है एनालाइज करते हैं ब्रेक डाउन करके, तो जाहिर है फिर इसका मतलब बिल्कुल एक और चीज़ निकल जाती है। रियासत मदीना की जो शक्ल सूरत थी, जिस तरह का इक़्तिदार था, जितनी उनके पास माल और दौलत थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, उनको आप किस तरह कंपेयर करके कह सकते हैं कि आप रियासत मदीना बनाएंगे। या फिर जो पॉलिटिक्स के उसूल होते हैं, प्रिंसिपल्स, वो आप तभी डेवलप करते हैं जब आपको चैलेंजेस का सामना होता है। मसलन मुल्क में जो है बेइंसाफ़ी है, तो आप एक उसूल डेवलप करते हैं कि बेइंसाफ़ी से निकल के इंसाफ की तरफ कैसे बढ़ा जाता है, और इसके लिए मंदरजा झेल उसूल होते हैं। अब जब उनके चैलेंजेस ही टोटली डिफरेंट थे, तो उनको आप जो है वो 21वीं सदी के एक कम्प्लेक्स किस्म की इकानमी जो ऑलरेडी डूब रही है, जो है ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, जिसके अंदर करप्शन जो है वो इतनी है कि तारीख में किसी बदतरीन मुल्क में या बदतरीन हुक्मरानों में भी नहीं देखी होगी। तो बजाय इसके कि आप उसका कोई प्रैक्टिकल सलूशन पेश करें, जी आप रियासत मदीना बनाएंगे, जिसका मतलब ये है कि आप एक पॉपुलस किस्म की पॉलिटिक्स जो है वो करना चाहते हैं, जिसमें आप अवाम के जज्बात, उनके जो मजहबी और रूहानी किस्म की ख्यालात हैं या उनकी उस तरफ रुझानात हैं, उनको एक्सप्लॉइट करके तो आप अपना वक्त आगे कर रहे हैं। ये जो उन्होंने किया 3 सालों में, और ये सिर्फ रियासत मदीना पे ही नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान की हर मकतबा फ़िक्र और हर सोच को इसी तरह बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। मसलन जो लोग जो है वो किसी तरह से डेमोक्रेसी या सोशल जस्टिस या ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करते हैं, उनको ये लारा दिया कि मैं स्वीडन और डेनमार्क और पता नहीं कौन कौन से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो इस मामले में सक्सेसफुल हैं उनसे मुतासर हूँ।
जो लोग जो है वो डिक्टेटरशिप या वन पार्टी सिस्टम या आमरीत की तरफ जो है झुकाव रखते हैं और अपने आप को ह्यूमन राइट्स वगैरह के चक्कर में नहीं डालते, उनको चीन का बेहतरीन सिस्टम बना के पेश करने की कोशिश कीजिए, उससे बेहतर कोई निज़ाम नहीं। तो ये एक उन्होंने एक जो है कन्फ्यूजन का एक अजीम शान मुजाहरा जिसको आप कहते हैं जी 3 सालों में वो किया, और प्रैक्टिकली एक मंसूबा भी ऐसा नहीं शुरू किया इवन ऑन पेपर जो किसी मुल्क को इस तरह की सिचुएशन में जिसमें मसलन पाकिस्तान उस वक्त था या अब है निकालने के लिए कोई एक प्रैक्टिकल रोड मैप दे कि जी ये चीज़ें जो हैं। और आज आके 3 साल बाद उन्होंने, पहली बात ये है कि गुज़श्ता 1 साल से जोर लगाया हुआ है कि हम जो है वो यही कि इलेक्शन होके इक़्तिदार हमारे हवाले कर दिया जाए तो हर चीज़ हल होगी, जिसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोगों के सामने एक बाकायदा मैप रखते हैं कि इलेक्शन करा के इंतखाबात करा के मुझे मुंतखब करें तो मेरे पास ये प्रोग्राम है, मैं इकानॉमी के हवाले से ये इकदाम करूँगा, सोशल जस्टिस पे ये करूँगा, एजुकेशन पे ये करूँगा। पूरा एक सिंपल सी बात है ना, जैसे पूरी दुनिया में पॉलिटिशियंस को करना पड़ता है कि जी आप हमें ये दें, हम आपको बदले में ये देंगे। इस पे उन्होंने 1 साल तक तो मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। एक तकरीर आप मुझे बता दें जहां उन्होंने सवाए किस्से सुनाने के कोई प्रोग्राम पे बात की हो कि मेरे पास ये प्रोग्राम। अब आके जो उन्होंने रिसेंटली बात की प्रोग्राम के हवाले से, उसको अगर आप गौर से देखें तो उसके अंदर से आखिर में आप निकालेंगे क्या? मतलब उन्होंने जो ऐलानात किए वो 8-10 पॉइंट, जिसको एक बहुत बड़ा एक ग्रेट किस्म का प्रोग्राम बना के तो सोशल उस पर डाला गया मीडिया पे, उसको आप नंबर 1 नंबर 2 देखें। नंबर 1 ये है कि बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों से दौलत जो है वो पाकिस्तान ले आना। भाई ये कोई मंशूर है? बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी जो हैं वो आपके गुलाम हैं या वो आपके ज़रे खरीद हैं? बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क छोड़ा हुआ है, और उनमें से अक्सरियत ने जलील व ख्वार होके धक्के खा के और जिल्लत में सलूक का शिकार होके मुल्क छोड़ा है। उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसी लोगों की है जिन्होंने वो मुल्क जब छोड़ा था तो उन्होंने इस बुनियाद पर छोड़ा था कि हम कभी इसकी तरफ वापस मुड़ के नहीं देखेंगे। तो उन्होंने आगे को वेस्टर्न सोसाइटीज़ में यहाँ पे जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो मौके दिए जाते हैं उनसे फ़ायदा उठा के पैसे बना लिए, तो आपके कहने पे लेके आ जाएंगे पैसे, वहाँ पे आके डाल देंगे। ये कौन सा मंशूर है भाई? इसमें फार्मूला दें ना कि हम उनको ये इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव अगर आप उनको ये देंगे कि आपकी दौलत 1 साल में डबल हो जाएगी, तो फिर उस मुल्क ने अगर 3 साल में गायब होना है नक्शे से तो वो 1 साल में गायब हो जाएगा। क्योंकि जो आदमी दुनिया की सबसे बड़ी इकानॉमी में बैठ के तो जो पैसे नहीं बना सकता, वो एक थर्ड वर्ल्ड के तबाह हाल और एक जो है बैंकरप्सी के करीब मुल्क में जाके इन्वेस्ट करके बनाने के बारे में सोचेगा, तो या उस आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा, या जो आदमी उसको ये मशवरा दे रहा है उसको पता ही नहीं कि इकोनॉमी की ABC क्या होती है। व्हाट इंसेंटिव यू आर ऑफरिंग देम। अब इसी तरह सारे पॉइंट आप एक एक करके देखें। वो जी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, जैसे वहाँ पड़ी हुई है तो उठा के ले आएंगे। वो टूरिज्म लेके आएंगे। आप मुझे ये बताएं कि टूरिस्ट जो है वो पाकिस्तान में आके करेगा क्या? पहले आप अपने जो लोग आपके बैठे हुए हैं एयरपोर्ट पे, वहाँ से लेके तो होटल इंडस्ट्री तक, आप पहले उन लोगों के जो है वो स्टोन्ड किस्म के फेस देखें कि वो लोगों को डील कैसे करते हैं। टूरिज्म बहुत अगली बात है, पहले उसको आप इस तरीके से देखें कि आपका अखलाक क्या आप लोगों को हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इस तरह के उसमें पढ़ते हैं? आप तो इमिग्रेशन तो वहाँ इस तरह बैठी हुई है जैसे कोई वो कदीम जो फराइन है उनकी फौज के कोई सिपाही दोबारा जिंदा होके तो आके बैठ गए। उसके बाद एक टूरिस्ट जाएगा अमेरिकी या बरतानवी या ऑस्ट्रेलियन, भाई टूरिस्ट जाते हैं मुल्कों के अंदर, एक तो वहाँ पे जो सुकून है, वहाँ पे जो है ठहराव है, वहाँ पे जो सेफ्टी है और सिक्योरिटी है, उसके साए में जाके तो वो अपना पैसा खर्च करके तो एक जो है वो लुत्फ के लम्हात जो है उसकी तलाश में जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड में अगर लोग जाते हैं तो वहाँ सिर्फ जो है वो पहाड़ों पे फिरने के लिए नहीं जाते। पहाड़ों पे फिरने के बाद उनका ये होता है कि हमने जो है एक नाइट लाइफ वहाँ की जो स्विट्ज़रलैंड की है, वहाँ के
मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो इंटरटेनमेंट सेंटर्स हैं, इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन चीज़ों को जो है, चूंकि एक टूरिस्ट जो है वो कोई वहाँ पे चपाती खाने या नमाज पढ़ने के लिए तो नहीं जा रहा है ना, वो तो जा रहा है कि पूरा वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की सोसाइटी क्या है, वहाँ की नाइट लाइफ क्या है, वहाँ पे फ्रीडम कितनी है, वहाँ पे सेफ्टी कितनी है, वहाँ की पुलिस आपके साथ क्या सलूक करती है, वहाँ का आम आदमी जो है उसकी नज़र आपके बटवे और जेब पे है या आप पे है, वहाँ के टैक्सी ड्राइवर से लेके तो एक होटल मैनेजमेंट तक का रवैया, सफाई का म्यार, आप सारी चीज़ें देख के तो लोग कहीं पे जाते हैं जी, हम टूरिस्टों को ले आएंगे। अब ये नहीं बताते कि टूरिस्टों को ले कैसे आएंगे भाई। आप जो है वो मैरी रोड पे जो रावलपिंडी, जो इनका अजीम शाहकार हेडक्वार्टर्स हैं, वहां से इस्लामाबाद की तरफ पैदल वॉक करें तो आपको 15 मिनट में 25 किस्म की बदबूएं डिफरेंट किस्म की बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, जिसके लिए इस तरह के माहौल से जाने वाले लोग अपनी जो है वो तबीयत खराब होने से रोक ही नहीं सकते। मरी हुई मछली की से लेके तो गोश्त से लेके तो तरह तरह की खुशबू बदबू जो है उसके झोंके, वो जनाब आप टूरिस्ट लेके आ जाएंगे, क्योंकि टूरिस्ट जो है वो अपने डॉलर जो हार्डली है न किस्म के डॉलर जो कर मेहनत करके, तो वो जाके तो 15 दिन जो है वहाँ बदबू, गंदगी और आपके जो है वो फराउनियत वाले रवैये जो हैं वो इंजॉय करके तो वो डॉलर दे के वापस आ जाएंगे। अब इसमें आप मुझे लॉजिक, इसी तरह उनके 8-10 पॉइंट हैं जिसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हम करेंगे क्या तो टूरिस्ट आएगा, लेकिन टूरिस्ट को कौन से पकड़ के ले आएंगे। इसलिए जनाब ये जो इनकी बेसब्री है कि इक़्तिदार मुझे मुंतकिल किया जाए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो है वो एक साइकोलॉजिकल किस्म की बेसब्री है, और इसमें कोई जो है वो इनके पास प्रोग्राम नहीं है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ये इस तरह की कोई तब्दीली जो है उससे सिचुएशन जो है वो वर्स होगी, उसके बदलने के अगर कोई चांसेस हैं तो वो बदलेगी इस तरीके से कि नेगेटिवली, उसमें पॉजिटिवली बदलने की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता दूं कि जो लोग इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उनके पास भी ना कोई रोड मैप है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई प्रोग्राम है, बल्कि वो बिल्कुल टोटली एक म्यूटेड किस्म की जो है लोगों का एक ग्रुप है जो बाकायदा शौरी तौर पे इक़्तिदार पे काबज़ हुए हैं उसको इंजॉय करने के लिए, और उनके पास कोई वे आउट नहीं है इस सिचुएशन से निकलने के लिए, जिसका वे आउट हम बाहर आ कह चुके हैं कि वे आउट चुके बिल्कुल सामने पड़ा है। ये बात नहीं है कि ये जनाब आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते ये जो कुछ हुआ है, बल्कि इसके लिए आप अपनी पॉलिसियां जो बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, और उन पॉलिसियों में आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी नेबर्स के साथ जो है जो डीलिंग है, जिसमें इंडिया के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के मसाइल हैं, अफ़गानिस्तान के साथ जो आपकी डीलिंग है डोमिनेटिंग और कब्ज़े वाली डीलिंग है, ईरान के साथ जो आपकी फ़िरका वाराना किस्म की डीलिंग है, ये सारी चीज़ें जब तक आप बदलते नहीं, जिसको बदलने के लिए ना इक़्तिदार वाले तैयार हैं, ना जो इक़्तिदार की लाइन में लगे हुए हैं वो तैयार हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है अगर हो भी जाते हैं तो इससे सिचुएशन आप यूं समझ लें कि आइंदा आने वाले 5-6 महीनों में मज़ीद ख़राब होगी, और पाकिस्तान में बेरोज़गारी, बदहाली और अफरा तफरी जो है उसमें इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। बशान साहब, आपने जिस सूरत हाल का तज़किरा किया और जो आपने पॉइंट्स उठाए वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। यानी हम इनसे ये मुराद लेते हैं कि पाकिस्तान का समाज, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की अशराफिया पाकिस्तान के मसाइल को ठीक से हल करने के हवाले से कोई रोड मैप नहीं रखती, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की अदलिया है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान, टेक्नोक्रेसी, ये सभी के सभी यूँ लगता है कि दिहाड़ी अपनी बनाने के चक्कर में रहते हैं। इनको ना तो जमहूरियत से कोई गर्ज है, ना इलेक्शन से कोई लेना देना है। इलेक्शन तब इनको सूट करते हैं जब इनको चाहिए होते हैं, जब इनको नहीं चाहिए होते दूसरी पार्टी को, जैसे कि पीडीएम की इस वक्त सरकार है, तो वो उसके हक में नहीं, वो कन्नी कतरा रही है और पीटीआई वाले इलेक्शन करवाने के चक्कर में। मगर दोनों सूरतों में
ये जो एलीट क्लास है, आवाम की तो मैं बात नहीं करता इसलिए कि वो तो बेचारे भेड़ बकरियां होते हैं, मगर एलीट क्लास को ना तो क्लू है इकोनॉमिक क्राइसिस का, सोशल क्राइसिस का और पॉलिटिकल क्राइसिस का, और अगर क्लू है भी तो भी इनके पास किसी किस्म का कोई रोड मैप नहीं है। तो अगर अब इलेक्शन हो जाते हैं, आपने कहा इमरान खान अभी हाल ही में तो प्राइम मिनिस्टर थे, कुछ नहीं कर सके, और जो उन्होंने अभी अपना एक एजेंडा पेश किया, मंशूर पेश किया है, वो जैसे बुलेट पॉइंट्स होते हैं, मगर उनके अंदर का जो बदन है उन बुलेट पॉइंट्स का, उसमें कुछ लिखा ही हुआ ही नहीं, उसमें कुछ प्लानिंग का जिक्र ही नहीं है, बस ऐसे ही सतही बातें। आपने टूरिज़्म पे बड़ी तफसीली बात की। जब हम किसी देश में जाते हैं तो हम उस देश का कल्चर देखना चाहते हैं, नंबर वन। सेफ्टी हमारा साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है। ये सब चीज़ें 0/0 हैं पाकिस्तान में। तो इस सारी सूरत हाल में बशानी साहब, आपने कहा कि 4-5 माह बाद और हालात ख़राब होंगे, इर्रिस्पेक्टिव इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, और लगता है कि दुनिया ने भी पाकिस्तान को रिलीफ देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इतनी फ्रस्ट्रेशन है, फॉरेन रिजर्व इतने डाउन हैं। तो इस सारी सूरत हाल में बशानी साहब, मुझे तो ये बात वाकई इर्रेलेवेंट लगती है कि इलेक्शन होते हैं नहीं होते। आपको अगले 4-5 माह में जो असल मामलात हैं वो किस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, क्या पाकिस्तान टूट जाएगा? मैं तो बशानी साहब यहाँ तक कहता हूँ कि टूटना भी पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं लगता मुझे। तो टूट कर भी शराजा ही बिखरना है और मसाइल भी अलग अलग खित्तों में बिखर जाएंगे। तो ये होता क्या नज़र आ रहा है? ये जो बेहिस्सी का आलम है हर हल्के में, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, वकीलों के हल्के हों, सो कॉल्ड आइन के प्रोटेक्टर हों, सरहदों के प्रोटेक्टर हों, हर जगह लगता है कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ लड़ाई हो रही है और सब अब इस लड़ाई की इंतहाओं को छू रहे हैं। तो होता सर आपको क्या नज़र आ रहा है? देखें जी, मुझे कुछ लगे उससे तो बहरहाल एक जो मेरा एक तज्जिया बनता है वो मेरी ज़ाती फीलिंग्स हो सकती हैं, या किसी हद तक मेरे तज्जिए में कोई कमी या जो है किसी कोई बायस या कोई तासब हो सकता है, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक सोच, एक ओपिनियन होती है। इसलिए मैं आपको थोड़ी सी कुछ ऐसी मिसालें देता हूं जिनको देख के तो आप या जो हमारे ऑडियंस हैं वो खुद ही एक नतीजा अखज़ कर लें। इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान जो है वो एक डूबता हुआ जहाज, जिसको आप कहते हैं ना, डूबता हुआ शिप, उसकी शक्ल इख्तियार कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े बाअसर किस्म के ब्यूरोक्रेट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन सब ने अपनी अपनी फैमिलीज़ को जो है वो तरक्की याफ्ता दुनिया में भेजना शुरू कर दिया है। ये आए दिन आप जो देख रहे हैं जी, फलां वज़ीर आला साहब की फैमिली कनाडा में आ गई, फलां सेक्रेटरी साहब जो है वो हिजरत कर गए, फलां डेप्यूटी कमिश्नर साहब। ये वो लोग होते हैं जो शिप से आखिर में छलांग लगाते हैं, और जब ये छलांगे लगाना शुरू कर दें तो फिर तज्जिए की ज़रूरत नहीं होती कि वहाँ पे होने क्या वाला है, चूँकि इनको अंदर का पता होता है कि हो क्या रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूँ कि क्या हो रहा है कि जिन लोगों का उस मुल्क पे कब्ज़ा है, ख्वाह आप उनको 1% कहें या 5% कहें, उन्होंने गुज़श्ता जो कई सालों से एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी हम भूखे मर रहे हैं, ये सैलाब आ गया, हम बैंकरप्ट होने वाले हैं, हम जो है डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं। ये ड्रामा भी आस्ता आस्ता एक्सपोज हो गया। ये जो आपने कहा ना कि दुनिया ने भी अब उनको कुछ तवज्जो देनी छोड़ दी, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। कल जो है आपके सुप्रीम कोर्ट में ये बात डिस्कस हुई कि जी इलेक्शन हम इसलिए नहीं करा रहे कि पैसे नहीं हैं। तो उस पर जो साबिक एक वजीर ख़जाना और माहिर अपने आप को माशियात कहते हैं, उन्होंने कहा जी इस साल का हमारा सिर्फ तरक्याती बजट जो है वो 700 अरब है। 700 अरब आपने तरक्याती बजट रखा हुआ है जनाब इस साल का, तो जिसमें से उन्होंने कहा कि अभी तक हमने सिर्फ 120 अरब जो है वो खर्च किया है, जिसका मतलब ये है कि आपने इस साल 700 अरब रुपया तरक्याती बजट्स पे। आप मुझे बता सकते हैं कि जो मुल्क बैंकरप्ट होने वाला हो, जिसकी जो है वो सर पे तलवार तानी हो कि जी ये जो है डिफ़ॉल्ट कर रहा है, कर्जा नहीं दे सकता, क्या वो तरक्याती बजट इतने बड़ी जो है वो रख सकता है? क्योंकि तरक्याती बजट तो एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप
कितना भी डिले कर सकते हैं। वो एक ऐसी चीज़ है कि आपने एक सड़क बनानी है, पुल बनाना है, ये काम करना है, तो इस साल नहीं करना तो अगले साल करेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये दुनिया में जो एक नई ओपिनियन डेवलप हो रही है कि जी ये पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है ये ड्रामे करके और ये जो है जाली किस्म के जो है इस ऐलानात करके कि जी हमारी बहुत बुरी हालत है, हम मरने वाले हैं, ये बाहर से पैसे ले लेके खा रहे हैं। और ये इनफैक्ट इनका बाकायदा एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया है। चूंकि ये पैसे जब जाते हैं तो ये अवाम की तरफ तो नहीं जाते ना, ये पैसे तो तनख्वाहों पे, मराद पे, इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, वो सिविल हो, मिलिट्री हो, पॉलिटिशियन हो, यानी जो भी इस एस्टेब्लिशमेंट की आज पाज का हिस्सा है किसी न किसी तरीके से, ये उन पे खर्च हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये फ्रॉड एक्सपोज होने के बाद, जिस तरह के सऊदी अरब जैसे मुल्क ने बड़े क्लियरली उनको ये कहा कि जनाब हम जो है मदद तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि हम ये जो मददें करते आए हैं मुद्दों से, ये पैसे कहाँ जाते हैं। जो उन्होंने मिस्र को ब्लंटली कहा कि 30 साल से आप हमसे पैसे ले रहे हैं। और ये आप देखें, दो मुल्क जो हैं मिस्र और पाकिस्तान के दरमियान, ये अमेरिका से पैसे लेने की एक दौड़ रही है कि जिसमें आप हिस्टोरिकली देखेंगे किसने ज़्यादा लिए। दुनिया में 3-4 मुल्क हैं जिसमें इजराइल, मिस्र, पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट जो है 3 आते हैं जिन्होंने अमेरिका से सबसे ज़्यादा जो है मदद ली है मुख्तलिफ मदों में, ख्वाह वो मिलिटरी हो, एग्रीकल्चर हो, ह्यूमैनिटेरियन हो, जिस तरह की एड जो है आप उसको कह सकते हैं। तो किसी ने आज तक चूंकि इनसे ये सवाल ही नहीं किया कि भाई ये जो आप पैसे ले रहे हैं ये जा कहाँ रहे हैं। और ये क्लियर सी बात है, आप मुझे ये बताएंगे गुज़श्ता 2 साल से ये जो इन्होंने शोर डाला हुआ है कि हम बैंकरप्ट हो रहे हैं, इसमें इनकी जो लाइफ स्टाइल है और इनकी जो रूलिंग एलीट की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनकी जो मराहत हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं, उनके जो दीगर जो है मंसूबे हैं, उस पर कोई असर पड़ा है। तो इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है जनाब कि ये पैसे लेके खा रहे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं। इकोनॉमी को इन्होंने अंडरग्राउंड कर दिया है। जो ब्लैक मार्केट इकोनॉमी आप कहते हैं उसको 60 to 70% इकोनॉमी इस वक्त रन कर रही है। आप उनके होटल्स, रेस्टोरेंट्स, उनकी इंटरटेनमेंट जगह पे चले जाएं, वहाँ पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो दुनिया के किसी मुल्क में इंटरटेनमेंट पे इतने पैसे कोई शहरी, कोई अमरीकी हो, चाइनी हो, जापानी हो, कहीं नहीं खर्च कर सकता। रेस्टोरेंट्स में लाइनें लगी हुई हैं जनाब। आपको बाज़ रेस्टोरेंट्स पे बुकिंग के लिए 3-3 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। और उनकी कदर मुश्तरक ये है कि उनकी पेमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि वो रेस्टोरेंट पे जो है वो खाना खाने के बारे में कोई स्केजल जो है या सोच भी रख सके। तो इन हालात में ये एक ड्रामा चल रहा है। ये मुल्क ना तो बैंकरप्ट हो रहा है, ना ही जो है वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है, लेकिन जिस तरह की हरकतें इन्होंने शुरू कर रखी हैं, इसमें लफ्ज़ कोलैप्स जो है वो मेरे नज़दीक ज़्यादा जो है वो मैच करता है कि इस सिचुएशन में, चूँकि ये जो क्लास है इसमें से आप एक आदमी मुझे बताएं जो कि बाहर, जिनकी फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स या जो इवन बाज़ लोगों ने अपने नौकर बाहर भेज दिए हैं, जो अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं भेज सकते। और उनके तरीके से मुख्तलिफ ऐसी कहानियाँ हैं कि आप नौकरों के साथ रिश्तेदारी कर दें, जिस तरह वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नौकरों के अकाउंट इस्तेमाल हुए थे एक वक्त में कि फ़लाँ नौकर के अकाउंट से जो है इतने लाख निकल आया। बिल्कुल वही चीज़ जो है अब बैरूनी वीज़े और इमिग्रेशन और इस तरह की चीज़ों पे इस्तेमाल हो रही है, जो इस चीज़ की निशानी है कि सब छलांग लगा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है अपना अगला बंदोबस्त जो है वो होना चाहिए। और जिस मुल्क के अंदर ये हालत है कि जिस मुल्क का इस हालत में एक वज़ीर आला जो है वो किसी बैरूनी मुल्क में किसी इमिग्रेशन काउंटर पे खड़ा नज़र आए और उस मुल्क के किसी बड़े न्यूज़पेपर या टेलीविज़न चैनल पे कोई ख़बर ना आए, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मुल्क अखलाकी एतबार से, जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी तरह की कोई जो आप कहते हैं ना कि चीज़ों को फिक्स करने की किसी उम्मीद के हवाले से जो है किस स्टेज पे पहुंच गया।
यानी ये कितनी बड़ी खबर बनती थी, और इसको कितना डिस्कस होना था कि भाई ये हुक्मरान तबकात जो हैं अपनी फैमिलीज को उठा उठा के तरक्की याफ्ता मुल्कों में ले जाके बसा रहे हैं और उनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, और उन्हीं मुल्कों को कह रहे हैं कि हम भूखे मर रहे हैं, हमें मदद की ज़रूरत है। ये खबर आई, कहीं पढ़ी आपने? तो जनाब, जिस मुल्क का ये हाल हो और कोई ये कहे कि ये कोलैप्स नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो ख्वाबों की दुनिया में रहता है। जी बशानी साहब, आपने पाकिस्तान की एलीट की बात की। अब पाकिस्तान की एलीट हो या दुनिया के किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के एलीट हो, वो इस सोशल मीडिया और इंटरनेट की इस एज में अब ग्लोबल विलेज का हिस्सा है। अब पाकिस्तानी एलीट के पाकिस्तान के महंगे रेस्टोरेंटों के बाहर लाइनें लगने की जो बात है, वो भी अपनी जगह हकीकत है। मगर ये भी देखने वाली बात है कि यहाँ पे तो टिम हॉर्टन और मैकडॉनल्ड जैसे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो ढाबों के तौर पर लिए जाते हैं कनाडा अमेरिका में, मगर पाकिस्तान में तो ये एक नंबर 1 एलीट किस्म की प्लेसेस हैं। और यहाँ पे आपको और मुझे पता है बशानी साहब, इतनी कम पॉपुलेशन के देश यानी कनाडा में हर आधे किलोमीटर पर टिम हॉर्टन और मैकडॉनल्ड है। वहाँ तो लाहौर में अभी एक ही खुला है और मैकडॉनल्ड शायद कोई 10-20 होंगे। तो जाहिर है वहाँ पॉपुलेशन भी है और उसमें से लाइनें लगी हुई हैं, मगर वो लाइनें इस बात की निशानदेही नहीं कर रही कि वो पाकिस्तान के जो अक्सरियत लोग हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। यानी हमारे ढाबों को, कनाडा अमेरिका के ढाबों को, वहाँ की आम अपर मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकती। और आपने इसी तनाज़र में कहा कि अब लाकानूनियत और बेहिसी का ये आलम है, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स को वहाँ के इकोनॉमिस्ट भी, जैसे मुझे समटाइम मैं पाकिस्तान के टीवी चैनल देखता हूँ तो लगता है कि नहीं समझते। वो यूँ बातें करते हैं कि कनाडा अमेरिका से पाकिस्तानी पैसे भेजेंगे तो वो पाकिस्तान चल पड़ेगा। भाई फॉरेन रिजर्व्स इस तरह नहीं चला करते। फॉरेन रिजर्व्स तो जब तक आपकी प्रोडक्शन यानी एक्सपोर्ट नहीं होगी वो जनरेट नहीं होते। ये तो रेमिटेंसेस हैं जो यहाँ रहने वाले लोग भेजते हैं। ये तो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट में नहीं जा रहे। ज़्यादातर तो लोग वसूल करते हैं, खा पी जाते हैं वहाँ के उनके रिश्तेदार। तो ये जो नासमझी की सूरत हाल है, यानी लाइलमी की सूरत हाल, बशानी साहब, इकोनॉमिस्ट, मैं उनकी बातें सुनता हूँ तो मुझे हैरत होती है। आपने पीछे फॉरेन पॉलिसी की बात की, पाकिस्तान के जो फॉर्मर एम्बेसडर्स हैं वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आते हैं और जब वो दुनिया के बारे में अपना वर्ल्ड व्यू बताते हैं तो वो इतना नैरो वर्ल्ड व्यू होता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये लोग कैसे बतौर एम्बेसडर सर्व करते रहे। क्या ये अपने उसी खांचे में ही या उसी खोंचे में ही जहाँ इनकी एम्बेसी होती थी वहीं रहते थे? इनको कोई पता नहीं था। आप और मैं जानते हैं यहाँ कनाडा में ऐसे कई डिप्लोमेट्स आए और जो मतलब कनाडा को अपनी वो पाकिस्तानी आंख से ही देखना चाहते थे। तो ये जो मामलात हैं बशानी साहब, अल्टीमेटली पाकिस्तान में जमहूरियत की नासमझी के लिए, जो हमारा आज का मौजू है जिसको हम सम अप करना चाह रहे हैं, आखिर में मैं आपकी ओपिनियन लेता हूँ, कैसे आप कंक्लूड करेंगे कि क्या जमहूरियत को भी ये इसी तरह समझते हैं पाकिस्तान के एलीट लोग जिस तरह इकॉनमी को और मुआशरे को समझते हैं? बल्कि उससे भी बदतर अंदाज में समझते हैं जी। जमहूरियत को उन्होंने अपना एक टूल बना लिया है, चूँकि इसको उन्होंने यूज़ किया है अवाम को ख़रीदने और उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैनिपुलेट करके तो अपनी ताकत और असर रसूख में इजाफे के लिए। और जमहूरियत किसी ऐसे मुल्क में चल ही नहीं सकती, चूँकि जमहूरियत के लिए आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है जो जमहूरी कल्चर के साथ जो है वो मैच करता है। जैसा कि अभी आपने कहा कि रूलिंग एलीट की अगर वहाँ पे मैकडोनल्ड जो है या टीम हर्टन पे लाइनें लगी हों और दूसरी तरफ जो है वो आटा लेने वाले लोग जो हैं वो स्टैम्पिड का शिकार होके 12-12 लोग जो हैं वो मार दिए जाएं या कुचल जाते हैं जो है लोगों की नीचे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो डिवाइड है, जो रूलिंग एलीट और उसके साथ जुड़ी हुई जो मरात याफ्ता तबकात हैं और आम आदमी जिसको आप अवाम कहते हैं, वो डिवाइड कितनी गहरी हो चुकी कि 12 आदमी एक ही स्टम्पिड में आटा लेते हुए मर जाते हैं। और दूसरी तरफ जो है एक बूढ़ी खातून का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जो 5 दिन जो है मसलसल सुबह से शाम तक
जाके एक लाइन में लगती रही मुफ्त आटे के लिए, और 5 दिन तक जो है वो उसकी बारी नहीं आई। और वो एक ऐसे मुल्क में हो रहा है जिसके अंदर बाकायदा एक हुकूमत है, एक प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स की एक फौज है, एडवाइजर्स हैं, ब्यूरोक्रेट हैं जो पूरा दिन अपनी गाड़ियों पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रुपी का जो है वो पेट्रोल फेंक के एक जगह से दूसरी जगह जो है वो घूमते रहते हैं। तो ये जो जमहूरियत है, जाहिर है इसको उन्होंने बस ये समझा है कि जमहूरियत के नाम पे वहाँ पे जो है वो लिमिटेड कंपनियां, जिनको आप पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं, जिनको मैं कहीं अरसे से पीट रहा हूं कि वो एक मॉडर्न किस्म के ट्राइब की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, उनको पॉलिटिकल पार्टीज के बजाय ट्राइब समझना चाहिए। तो उन्होंने मिलजुल के एक बंदोबस्त कर दिया है कि अवाम को किस तरीके से जो है वो अपने वो क्लचेस जिसको आप कहते हैं ना उसमें रखना है, और वो किसी तरीके से उससे निकल ना जाए। और ये मैं कोई 6 महीने पहले मैंने कहा था कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें हर पार्टी हुकूमत में है। ये उस वक्त की बात है जब ये भी थे जो अब इस्तीफे दे चुके हैं। 2 सूबों में इनकी हुकूमत थी, तीसरे सूबे में पीपल्स पार्टी में की थी, बलूचिस्तान में कोई 8-10 स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी थी, मरकज में जो है वो 12-13 स्टेक होल्डर्स की थी, जहां पे एक भी काबिल जिक्र सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या कोई पार्टी या कोई तबका इकदार से बाहर नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ तरीकों से इकदार के अंदर है, और ऊपर से लोगों को लेक्चर दे रहे हैं जमहूरियत का और फेयरनेस का। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सर कि ये छोड़ें इकोनॉमी का क्या है या पॉलिटिक्स का क्या है, उनका जो अखलाकी जवाल है और जो अखलाकी जो गिरावट है, और जो ये मैं इसको कहता हूँ डी जनरेटेड किस्म का जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, उसकी कोई हद नहीं है। कि यानी जब आप इस हद पे उतर आए कि पूरी पाकिस्तान की सारी पार्टियां इकदार में बैठी हुई हैं और एक भी, और सारी की सारी प्रिटेंड करती हैं कि हम हिज़्ब इख्तिलाफ में। अब देखें इस वक्त जो लोग मरकज में इकदार में वो बातें करते हैं जैसे वो कोई रेवोल्यूशनरी हैं और हथियार उठा के जंगलों में घुसे हुए, इकदार में नहीं है। इकदार उनके अपने पास है, मतालबे पता नहीं अल्लाह से कर रहे हैं, किस से कर रहे हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। भाई कलम आपके पास है, ऑर्डिनेंस आप इशू कर सकते हैं, कानून साजी आप कर सकते हैं, तो फिर ये मतालबे किन लोगों से आप कर रहे हैं? तो इस सिचुएशन में जनाब डेमोक्रेसी जो है उसके लिए वहाँ पे बहुत ही धरती तंग होना जिसको कहते हैं, धरती तंग हो चुकी है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। बल्कि मुझे ये लगता है कि जिस तरह के अलाइंसेस पाकिस्तान वहाँ पे इंटरनेशनली बना रहा है और जिस तरह के वो रुझानात शुरू कर रहा है, कर चुका है, मसलन चाइना के साथ, चाइना का मोस्ट फेवरेट कंट्री के तौर पे जिस तरह उभरा है, दुनिया भर के तजिया कार इस पे मुतफिक हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडर इन्फ्लुएंस चाइना के नंबर 1 कंट्री जो है वो पाकिस्तान है। उसके बाद ये अब रूस के साथ अगले महीने से तेल की ख़रीदारी की जो बातें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें, तो इसमें पाकिस्तान के अंदर जो रुझान डेवलप हो रहा है एक एंटी डेमोक्रेटिक किस्म का रुझान, उसको इस तनाज़र में देखना चाहिए कि पाकिस्तान किसी वक्त भी ईरान की तरह या इस तरह के दीगर मुल्कों की तरह जो है वो एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेगा जहाँ बेशक इलेक्शंस का ड्रामा हर 5 साल बाद होता रहे, लेकिन असल में वहाँ पे हुकूमत जो है वो एक ख़ास किस्म के लोगों की, एक ख़ास किस्म की सोच की होगी, जिसके साथ ये इंटरनेशनल नेक्सस भी बनेगा। और यही वजह है कि ये भारत से इतने घबराते हैं। ये जो कहते हैं ना जी भारत के साथ हम जुड़ गए तो कल्चरल इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ये क्यों नहीं कहते कि चीन के साथ हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस हो जाएगा? चीन का कोई कल्चर नहीं है। चीन का कल्चर जो है वो दुनिया के कदीम तरीन और स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन कल्चर में से एक है, तो उसका कोई कल्चर इन्फ्लुएंस आपको ताल्लुक बनाने में नहीं होता। तो भारत के साथ अगर आपका ताल्लुक बनता है तो आप समझते हैं कि ये हमारे लिए जो है वो ज़हर कातल है, चूँकि हम इसमें बिल्कुल मर्ज होके तो बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएंगे। तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो उनको नज़र आता है वो डेमोक्रेसी है। चूँकि ज़ाहिर है आप किसी मुल्क के साथ ताल्लुक बनाते हैं तो उसकी फिर वैल्यूज़ जो उसमें रन कर रही हैं, जो एग्जिस्ट कर रही हैं, उसके जो दीगर जो तर्ज ज़िंदगी है, तर्ज हुकूमत है, ये चीज़ें भी ज़ाहिर है वो सामने आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इसी वजह से कतरा के निकल रहे हैं, डिबेट ही नहीं हो रहा है कि हमें जो है, अब आप देखें कि ये $14 बिलियन का जो किस्सा चल रहा है,
इस पे जो माहिर तरीन इनके माहिर माशियात है, उन्होंने खुद कहा कि अगर हम भारत के साथ तजारत खोलते हैं तो 3 महीने की हमारी जो इनकम है वो $20 बिलियन से ज़्यादा होगी, यानी जस्ट टू ओपन द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये उस तरफ को जवाब ही नहीं देते। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि एक जो है सहरा में एक प्यासा भटकता हुआ प्यासा जो है, जिसको पूरी दुनिया पानी देने से इनकार कर दे, तो उसको कहीं पानी के कुएं नजर आ रहे हूं तो वो उनकी तरफ मुड़ के ना देखे, तो उसके पीछे कोई राज तो होता है। तो हमें देखना चाहिए कि वो राज क्या है। बहुत शुक्रिया बशानी साहब। अगले हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि आज के तनाज़र में भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं, और ख़ास तौर पर रिश्ते तो खैर अब नहीं हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो नैरेटिव बनाता है इन बुरे हालात में भी भारत के ख़िलाफ़, वो कितना फ़नी है, और इस नैरेटिव की बहरहाल भारत को तो कोई परवाह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने का। और व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे आप बैरिस्टर हमीद बशानी साहब की। पाकिस्तान में जिस तरह की डेवलपमेंट होंगी आने वाले दिनों में, उस पर भी हम बातचीत करते रहेंगे, और इसके अलावा भी टैग टीवी पर इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी बातचीत होती रहती है, लिटरेचर पे। और आप हमारे ऐप्स डाउनलोड कीजिए, रॉको, एंड्रॉयड, एप्पल और अमेज़ॉन के, और यू कैन वॉच अस 24/7 देयर। आज की बातचीत थर्ड ओपिनियन में मेरे साथ और बैरिस्टर बशानी साहब के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.